हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो हमारा असाइनमेंट सेकंड था यूनिट एंड डायमेंशन पे उसको सॉल्व कर लिया था, ठीक। और उसमें कुछ क्वेश्चंस बचे हुए थे जिसको मैंने बोला था कि सबसे पहले हम लोग उससे रिलेटेड कुछ और अलग टॉपिक पढ़ेंगे और तब जाके उन क्वेश्चन को हम लोग ट्राई करेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग अपने इस यूनिट एंड डायमेंशन का जो मे बी सेकेंड लास्ट या लास्ट क्लास हो, ठीक, इसमें हम लोग वही चीज़ डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो मैंने कहा था आपसे कि हम लोग इसके बाद जो हमारा क्लास होने वाला है उसमें हम लोग वैसे क्वांटिटीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है, जो कैसा है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी है। मतलब ये कि वो यूज़ तो होता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन उसका कोई डायमेंशन नहीं होता है। तो इससे तो सबसे पहले ऐसा आपके दिमाग में एक क्वेश्चन क्लियर हो जाना चाहिए कि क्या ऐसा भी कोई फिजिकल क्वांटिटी एग्जिस्ट कर सकता है जिसका डायमेंशन नहीं है, ठीक, लेकिन वो फिजिकल क्वांटिटी है। तो ऐसा हो सकता है एकदम 100%। तो सबसे पहले हम लोग उस फिजिकल क्वांटिटी से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना, जिसको हम लोगों ने क्लास 10th में और क्लास 9th में अभी तक मे बी आप दो ऐसा फिजिकल क्वांटिटीज़ है जो आप पढ़े होंगे, ठीक है, आप पहले से पढ़ चुके होंगे उस चीज़ को। तो वहाँ से मैं आपको थोड़ा सा समझाने का कोशिश करूँगा कि क्या वैसा भी फिजिकल क्वांटिटी एग्जिस्ट करता है जिसका डायमेंशन नहीं होता है, ठीक। और उसके बाद उसके बेस पे जो उसके कंसेप्ट पे जो क्वेश्चन आपका आ रहा है या कहीं भी आपका असाइनमेंट या सीट में दिया गया हो, ठीक, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो देखते हैं हम लोग। सबसे पहले आप पढ़े होंगे एक टर्म जिसका नाम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लास 10th में पढ़ोगे, लाइट चैप्टर जो जहाँ रहा होगा वहाँ पे ये चीज़ पढ़ाया गया होगा आपको। और वहाँ पे इस चीज़ को डिफाइन किया जाता है म्यू इक्वल्स टू सी अपॉन वी। और सी क्या होता है, देखिए ध्यान से, स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट। भी क्या होता है, ये भी स्पीड ऑफ लाइट ही होता है, लेकिन ये कहाँ होता है, वैक्यूम में, ठीक है, ये कहाँ होता है, वैक्यूम में। और ये किसी अनदर मीडियम में, ठीक है, ये किसी अनदर मीडियम में होता है। ये आप समझ गए। अब सोच के देखिए, इसको हम लोग लिखते हैं सी अपॉन भी। तो इसका भी जो यूनिट होगा, ठीक है ना, सी, इसका भी जो यूनिट होगा वो क्या होगा, मीटर पर सेकेंड, ठीक। और इसका भी यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड। तो यूनिट तो ये कैंसिल हो गया एंड इक्वल्स टू क्या आ गया, 1। मतलब डायमेंशन ऑफ म्यू अगर लिखा जाए यहाँ से, तो आप जो पढ़े हैं उसके अकॉर्डिंग हर एक टर्म, जो 6 फिजिकल क्वांटिटी डायमेंशन के टर्म आप लोगों ने पढ़ा, सॉरी 7, ठीक है, वो सब का पावर कितना होगा, 1। यहाँ पे कितना आ रहा है, 1। मतलब m0, l0, t0 एंड सब का कितना हो जाएगा, यहाँ से 7 को लिख के और कितना कर देंगे, सब का पावर होगा 0। मतलब यहाँ से क्या पता चलता है कि अगर कोई भी डायमेंशनल कोई भी ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसका डायमेंशन है ही नहीं, तो उसके जगह पर कितना हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे, 1। कितना करेंगे, 1। या आपको बोल दिया जाए कि कोई खास फिजिकल क्वांटिटी है A और इसका डायमेंशन क्या है, तो आपको बोलना है कि ये डायमेंशन लेस होता है। कितना होता है, डायमेंशन लेस। तो उसकी जगह पर लिखेंगे कितना, तो 1 लिख देंगे हम लोग। इसके और भी अदर एस्पेक्ट्स को देखेंगे, ठीक है। ये एक टर्म है आपके पास। दूसरा एक और आया होगा टर्म क्लास 9th में, ठीक है, जहाँ पर आपको डेंसिटी पढ़ाया गया होगा। तो अगर डायरेक्ट आप डेंसिटी को देखिएगा तो डेंसिटी इक्वल्स टू हम लोग क्या लिखते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम। तो इसका तो डायमेंशन हम लोग कैलकुलेट करते हैं, एब्सोल्यूट डेंसिटी बोलते हैं इसको, ठीक है, मास अपन वॉल्यूम, कि किसी भी पर्टिकुलर वॉल्यूम में, स्पेस में कितना मास आ रहा है, वो उस मास का क्या हो जाता है, डेंसिटी हो जाता है। लेकिन इसी में एक और टर्म आता है जिसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी, ठीक, रिलेटिव डेंसिटी। और इसको डिफाइन या स्पेसिफिक ग्रेविटी भी इसी को बोलते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो रिलेटिव डेंसिटी होता है, ठीक। तो इसको में हम लोग लिखते हैं कि डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। वाटर के रिस्पेक्ट में क्या करते हैं हम लोग, इसको कंपेयर करते हैं। क्या करते हैं, वाटर के रिस्पेक्ट में कंपेयर करते हैं। जैसे यहाँ जो हम लोग लिखते हैं म्यू इक्वल्स टू सी अपॉन वी, ठीक। तो यहाँ हम जो रेशियो लिख रहे हैं सी अपॉन वी, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा वाटर, ठीक, और यहाँ पे होगा सब्सटेंस, ठीक है। तो यहाँ जो हम लोग लिखते हैं म्यू इक्वल्स टू सी अपॉन वी, तो यहाँ भी हम लोग क्या करते हैं, ठीक, ये लाइट ऑफ स्पीड जो वैक्यूम है उसके रिस्पेक्ट में कंपेयर करते हैं। सेम चीज यहाँ भी हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ भी क्या है, डेंसिटी ऑफ वाटर है, और यहाँ पर क्या होगा, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। डेंसिटी ऑफ वाटर और डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, तो दोनों का अगर हम लोग लिखेंगे यहाँ से तो क्या होगा डायमेंशन, केजी, सॉरी यूनिट भी लिख सकते हैं, केजी पर मीटर क्यूब। तो इसका भी डायमेंशन कितना होगा, केजी पर मीटर क्यूब। इसका भी डायमेंशन कितना होगा, केजी पर मीटर क्यूब। कैंसिल हो जाएगा, तो जो रिलेटिव डेंसिटी आएगा आपके पास, डेंसिटी रिलेटिव, ये भी कितना आने वाला है, 1।
ठीक है, ये दो वो टर्म है जो फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा था, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। इसके बाद अभी आप लोगों ने और पढ़ा है लेकिन एक्चुअली फिजिक्स में नहीं पढ़ा होगा, ठीक है ना, उसका जो फील्ड है वो थोड़ा सा अलग है, जैसे कहीं कहीं पे आता होगा, आपको बताते हैं। तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे किस चीज़ का, एंगल्स के बारे में, जो भी एंगल है आपका, ठीक। यहीं पे हम डिस्कस करना चाहेंगे एक चीज़ और, ठीक है। जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज आपको बताया गया होगा उसमें 2 क्वांटिटी और होता है, जैसे वो तो फंडामेंटल क्वांटिटी है, जैसे अभी मोदी जी ने कहा है कि आत्मनिर्भर बनना आपको, ठीक है। तो उसी तरीके से वो जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है वो क्या आत्मनिर्भर क्वांटिटी है, मतलब वो इंडिपेंडेंट है, उसको डिफाइन करने के लिए किसी और का जरूरत नहीं है, उसके मदद से क्या होना चाहिए, किसी अदर फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन किया जाता है, जिसको हम डिराइव्ड क्वांटिटी बोलते हैं, ठीक है। तो मोदी जी भी थोड़ा बहुत फिजिक्स वगैरह जानते हैं, तो उसी से रिलेटेड है एक्चुअली में वो, ठीक। तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। तो एक तो आया होगा आपके पास क्या चीज, प्लेन एंगल। कौन सा एंगल, प्लेन एंगल, ठीक है। इसको हम लोग, इसका जो सिंबल है, सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन जो है इसका क्या है, वो थीटा लिख देते हैं, और कुछ नहीं है, थीटा है, कहीं फाई, अल्फा, बीटा कुछ भी लिखा जा सकता है, वो डिपेंड करता है उस चीज़ पर, ठीक। लेकिन जब हम लोग इसको डिफाइन करते हैं, ठीक, तो हम लोग इसको डिफाइन करते हैं कि आर्क लेंथ, ठीक, अपॉन रेडियस, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। जैसे सपोज करिए कि एक पॉइंट है, आर्क से कुछ पता चल रहा होगा, ऐसा यहाँ पे बनेगा ये कुछ एंगल थीटा, तो ये वाला जो होगा लेंथ, ये जो लेंथ होगा, ये जिस पे मैंने ये ऐसा कट किया है, ठीक, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्क लेंथ। और जिस पॉइंट के रिस्पेक्ट में लिखा जा रहा है, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस। तो सोच के देखिए यहाँ से क्या लिखेंगे, थीटा इक्वल्स टू एल अपॉन आर। अब सोचिए ये तो दोनों लेंथ ही है, क्या होगा, दोनों लेंथ होगा। तो इसका भी जो डायमेंशन अगर हम लोग बात करें यहाँ से, तो मीटर अपॉन मीटर अगर कर दें या कोई भी यूनिट अपॉन यूनिट करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो कैंसिल होकर कितना होने वाला है, 1 ही होने वाला है। क्या होने वाला है, 1 होने वाला है। तो जो प्लेन एंगल होता है एक्चुअली में, जो प्लेन एंगल होता है, ठीक है, वो उसका भी डायमेंशन कितना होता है, 1 होता है। अब इसके हेल्प से जो जो चीज़ बनता है उसको हम लोग देखते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो प्लेन एंगल के यूज हमारे पास कहाँ आता है, तो सबसे पहले आपने पढ़ा होगा टी रेशियोज। कौन सा रेशियोज, टी रेशियोज, RATIOS, टी रेशियोज, ठीक। कितना, 6, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, ठीक। इसी के रिवर्स में आपने पढ़ा होगा कॉसेक थीटा, इसके रिवर्स में पढ़ा होगा सेक थीटा, और इसके रिवर्स में पढ़ा होगा कॉट थीटा। देखिए 6 का कलेक्शन है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, ठीक, ठीक। इसका अपोजिट कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, मतलब प्रोडक्ट ऑफ साइन कॉसेक 1, कॉस सेक का भी 1 हो जाएगा, और टैन थीटा कॉट थीटा का भी कितना होने वाला है, 1 होने वाला है। तो इसमें ये जो एंगल हम लोगों ने पढ़ा प्लेन एंगल, ठीक, उसका इसमें क्या सब्स्टिट्यूशन है, एप्लीकेशन है। एक चीज जो हम पहले आपको बताना चाहेंगे कि साइन थीटा इज नॉट इक्वल्स टू साइन इंटू थीटा। ये कभी मत सोचिएगा जिंदगी में, अगर ये मैथ्स में अगर आप ऐसा पढ़ के आए हैं या फिर ऐसा सपोज करिए कि आप ये सोच रहे हैं, तो समझ जाइए कि सबसे बड़ा पाप कर रहे हैं आप, ठीक। तो साइन थीटा जो होता है वो साइन थीटा इक्वल्स टू नहीं होता है। जैसे अगर हम लोग लिखें एप्पल, APPLE, ऐसा करके सपोज करिए, ठीक, APPLE, इसका मतलब ये नहीं होता है कि APA² लिख रहे हैं, ठीक है ना। आपको मतलब बहुत ज़्यादा दिमाग इसमें नहीं लगा देना है, ठीक। तो उसी तरीके से साइन थीटा जो कंप्लीट है, जो राइट एंगल ट्रायंगल के उस 2 साइड के बारे में बात कर रहा है, जो साइड में से एक साइड परपेंडिकुलर होगा इस थीटा के, ठीक, और एक साइड कैसा होगा, हाइपोटेन्यूज होगा। अब हम लोग इसको देखते हैं ध्यान से, सपोज करिए कि यहाँ पर एक ये 90 डिग्री है और ये एंगल क्या है, थीटा। तो इस एंगल के लिए क्या होगा, परपेंडिकुलर, और ये क्या है, हाइपोटेन्यूज। तो सोच के देखिए साइन थीटा अगर हम लोग यहाँ से लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर भी लिखे, तो सपोज करिए कि ये 3 मीटर होगा, तो ये भी कुछ ना कुछ होगा, तो ये भी जो आएगा वो मीटर में ही आएगा। ऐसा नहीं कि ये मीटर है तो केजी हो जाएगा, ये क्या होगा, कुछ सेकंड में आ जाएगा, ऐसा तो हो नहीं सकता, पॉसिबिलिटी नहीं। लेंथ है तो लेंथ तो हमेशा किसी यूनिट में ही होगा। अच्छा, अगर सपोज करिए किसी भी यूनिट में हो, ये हो 3 मिलीमीटर, ये हो 4 माइक्रोमीटर या माइक्रोमीटर, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो एक यूनिट में कन्वर्ट तो कर ही सकते हैं ना इस दोनों को, ठीक। इसको कर देंगे 3 × 10⁻³ मीटर, इसको कर देंगे 4 × 10⁻6 मीटर, ठीक है। तो डायमेंशन क्या हो जाएगा, सेम। तो आंसर आ जाएगा हमारा क्या चाहिए, 5 × 10⁻³ मीटर, इसका हाइपोटेन्यूज आ जाएगा, आप इसको कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ से जो हम लोग लिखते हैं P =
सॉरी साइन थीटा इज इक्वल्स टू पी अपॉन एच, तो इसका ये जो रेशियो है, ये कंप्लीट रेशियो, यहाँ से देख लीजिए पूरे के पूरे टर्म का भी डायमेंशन कितना आएगा, ये कोई कांस्टेंट ही आएगा, -1 से लेके कहाँ तक, 1 के बीच में। जब आप साइन थीटा के किसी भी वैल्यू को आप सॉल्व करके देखिएगा, वो हमेशा -1 से 1 के बीच में ही आएगा। अगर बहुत ज़्यादा आ गया, ठीक, तो 1 आएगा, और बहुत कम आया तो कितना आएगा, -1, और इसी के बीच में ये घूमते रहता है। मतलब साइन थीटा का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा, यहाँ पर दुनिया का कोई भी एंगल आप पुट कर दीजिए, ठीक है, वो घूम फिर के या तो मिनिमम आया तो -1 और मैक्सिमम आया तो +1, या इसी के बीच में कोई टर्म आने वाला है। मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू 4/3 हो सकता है, तो आप देखिए ये वाला जो टर्म है ये क्या है, ग्रेटर देन 1 है, तो ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है। साइन थीटा का वैल्यू कभी भी 1 से बड़ा नहीं हो सकता। हालांकि हम लोग को मैथ्स नहीं पढ़ना, हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये जो पूरा का पूरा टर्म होगा आपका, ये भी कैसा होगा, डायमेंशन लेस होगा और यूनिट लेस, यूनिट भी नहीं होगा और डायमेंशन भी इसका नहीं होने वाला। मतलब जितना भी आपको जो टी रेशियो आने वाला है यहाँ पे टर्म, ठीक है, टी रेशियो, वो सब को आपको क्या करना है, डायमेंशन 1 पुट कर देना है, ठीक है। डायमेंशन कितना पुट कर देना है, 1। अब इसका कैसे, इसका एप्लीकेशन कैसे है वो लोग हम लोग देखते हैं सबसे पहले, ठीक। छोटे छोटे क्वेश्चन से हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली में क्या है ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इससे रिलेटेड पहले कि किस तरीके के इसके एप्लीकेशंस को हम लोग करेंगे। जैसे सपोज करिए कि आपके पास एक क्वेश्चन दिया जाए आपको, ठीक, कि y इज इक्वल्स टू साइन ओमेगा टी। ध्यान से, इस तरीके से क्वेश्चन है, देखिए, ठीक है, y इज इक्वल्स टू साइन ओमेगा टी, या इसको भी हम लोग हटा देते हैं, ये आपको पहले से पता चल जाएगा क्या है। साइन इज इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू साइन कुछ भी अल्फा कर देते हैं, कोई टर्म है, कुछ पता नहीं, अननोन है, ठीक है, y इज इक्वल्स टू साइन अल्फा टी। और आपसे पूछा गया कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ अल्फा, फाइंड द डायमेंशन ऑफ अल्फा। अब सोच के देखिए, हम लोगों ने अभी पढ़ा y इज इक्वल्स टू साइन थीटा, क्या पढ़ा, अभी जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं तो उसमें हम लोग साइन थीटा का बात कर रहे थे, SIN और थीटा, मतलब SIN को छोड़ के बाद बाकी जो भी था सब क्या था, एंगल। तो हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं कि अल्फा टी जो होगा हमारा किसकी तरह बिहेव करेगा, देख लीजिए ध्यान से, थीटा के तरीके से। अल्फा टी जो होगा वो हमारे किस तरीके से बिहेव करेगा, थीटा, दैट इज प्लेन एंगल, जिसका डायमेंशन क्या होता है, 1 होता है। जिसका डायमेंशन क्या होता है, 1 होता ही नहीं है, डायमेंशन लेस, तो हम लोग क्या पुट कर देते हैं उसकी जगह पे 1। इसका मतलब हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि अल्फा टी जो होगा एक्चुअली अल्फा टी, वो यहाँ पर क्या होगा, अल्फा टी कितना लिख देंगे, 1। तो अल्फा इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ से, 1/t। तो इसका अगर हम लोग डायमेंशन लिखना चाहे यहाँ से t-1, देख लीजिए क्या आ जाएगा, t-1, कितना आ गया, t-1, मतलब यहाँ से आ गया पर सेकेंड। अच्छा, पर सेकेंड किस चीज़ का यूनिट होता है, फ्रीक्वेंसी का, आपको पता होना चाहिए किस चीज़ का यूनिट होता है, ये फ्रीक्वेंसी का होता है। एक्चुअली में आप सोच रहे होंगे कि सर डायमेंशन तो होता नहीं है, लेकिन आप कैलकुलेट कर दी। मैंने आपको पहले क्या कहा है, मैंने कहा है कि जो एंगल कंप्लीट होता है हम लोग यहाँ लिखते हैं, उस कंप्लीट का डायमेंशन नहीं होता है, ठीक है, वो कंप्लीट का डायमेंशन नहीं होता है। ऐसा नहीं कि दो टर्म यहाँ पे लिखा गया अल्फा और टी, तो अल्फा और टी इस दोनों का डायमेंशन इस तरीके से होगा कि दोनों एक दूसरे को कैंसिल करके कितना आ जाएगा, 1। जैसे अल्फा का डायमेंशन कितना आ रहा है, देखिए यहाँ से t-1, ठीक, और t का डायमेंशन कितना होगा, t, तो ये दोनों को कैंसिल करने के बाद कितना जाने वाला, 1। क्लियर है, तो ये चीज यहाँ से आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो हम लोग इसको डिफाइन करेंगे कि जितना भी टी रेशियो है, हम लोग अभी इस पे और आएंगे क्वेश्चंस को लेके, लेकिन पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि ये इस तरीके से काम करता है। क्लियर है, अभी इसकी इसी तरीके से और भी बहुत सारा फंक्शन है सबसे पहले, ठीक, जैसे इसको हम लोग बोलते हैं टी फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, ठीक। अभी आप क्लास 11th में अगर आप मैथ्स लेते हैं तो, या नहीं भी लेते हैं तब पर भी बायो में बहुत सारा आपको फंक्शंस, बायोलॉजी अगर स्ट्रीम भी आप सिलेक्ट करते हैं तो उस स्ट्रीम में भी ऐसा नहीं कि बायोलॉजी में पढ़ना है, मतलब फिजिक्स तो आप पढ़ेंगे, ठीक, तो फिजिक्स में भी अभी जितना भी फंक्शन आपको बताएंगे, ये तो एक फर्स्ट हो गया। दूसरा, अच्छा किसी बच्चे को फंक्शन समझ में नहीं आ रहा होगा, वो भी हम समझा देते हैं। जैसे सपोज करिए कि y इक्वल्स टू कहीं पे लिखा गया क्या, x+2, क्या लिखा गया, x+2। अब आप सपोज करिए ग्राफ जब आप बनाते होंगे तो आप पुट करते होंगे कि x इक्वल्स टू 0, इसका मतलब है कि y इक्वल्स टू 2, ठीक है। या आपको इससे भी बेसिक वे में बताया जा सकता है, आपने पढ़ा होगा पॉलिनोमियल, क्लास 10 चैप्टर 2, ठीक है।
पॉलिनोमियल ऐसा पढ़ा होगा पी ऑफ एक्स इजिकल्स टू समथिंग 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ठीक। और आप कैलकुलेट करते होंगे कि पी ऑफ 1 निकाल के बताइए तो लिखते होंगे 2 इंटू 1 का स्क्वायर और प्लस 3 इंटू 1 प्लस 1, तो यहाँ से क्या हो गया ये 3 और प्लस 2 कितना हो गया 5। सोच के देखिए, आपने x की जगह पर क्या पुट कर दिया 1, तो इसका वैल्यू कितना आ गया 5। आप x की जगह पर 0 पुट कर दीजिएगा तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 1। मतलब हम लोग जैसे जैसे x के वैल्यू को चेंज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, तो पूरा का पूरा जो पॉलिनोमियल उसका वैल्यू भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। इसका मतलब कि इस पूरे पॉलिनोमियल का जो वैल्यू है किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे। तो बोल देंगे कि ये पॉलिनोमियल जो फंक्शन है किसका है, x का। जैसे पर यहाँ पे y फंक्शन है किसका, x का। जब x 0 था तो y कितना हो गया 2, और इसको कैसे लिखा जाता है, तो y इज द फंक्शन ऑफ x। क्लियर है, ये होता है फंक्शन का मीनिंग, ठीक। उसी तरीके से जितना भी फंक्शन थे, ये जो टर्म अभी आप लोग पढ़े हैं, ये लैपटॉप बार बार ऑफ हो रहा है, ठीक है। तो ये जो टर्म आपके पास अभी आपने पढ़ा है, तो उसमें क्या, कौन सा फंक्शन है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक। जितना भी आप एक्स स्क्वायर 5x 3x पढ़ते हैं उसको बोलते हैं अलजेब्रिक फंक्शन। कौन सा फंक्शन बोलते हैं, अलजेब्रिक फंक्शन। अब जो हम लोग नेक्स्ट देखेंगे फंक्शन कि हमारे पास कौन सा फंक्शन, ठीक है। तो एक होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। कौन सा फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। उसको कैसे लिखते हैं, देखिए ध्यान से, सेकंड नंबर, उसको लिखा जाता है y इज इक्वल्स टू e टू द पावर x। पावर में x लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, पावर में, जस्ट वेट मिनट, ठीक है। उसको क्या लिखा जाता है, पावर में x। y इज इक्वल्स टू कितना हो गया, e टू द पावर x। ध्यान से देखिएगा, जैसे हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है, साइन थीटा, तो एक टर्म आता है यहाँ से y इक्वल्स टू e टू द पावर x, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसका अभी हम प्रेजेंट एग्जांपल आपको देते हैं, ये काम कैसे करता है। अभी जो आप सोचिए कि किस कारण से हम लोग अभी इस प्लेटफॉर्म पे हैं, ठीक। तो एक ही वर्ड दिमाग में घूम रहा होगा, ठीक, नन अदर देन कोरोना, CORONA, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आप जब कहीं भी नेट पे आप देखिएगा कि उसके बारे में बताया गया होगा आपको कि उसमें जो केसेस हैं उसका इंक्रीमेंट इस तरीके से होता है, ठीक, कि पहला दिन 10 है, दूसरा दिन 20 हो गया, फिर हो गया 40, मतलब बहुत कम टाइम इंटरवल में, ठीक। शुरू में एकदम स्लो होता है और एक बैग किसी खास टाइम इंटरवल में, एक बैग जो उसका ग्राफ है, मतलब रेट ऑफ इंक्रीमेंट जो है वो बहुत हाई हो जाता है। उस तरीके के इंक्रीमेंट को बताने के लिए मैथमेटिक्स इसको लॉन्च करता है, y इक्वल्स टू e टू द पावर x। और आप देखिएगा कहीं भी आपको अगर कोरोना का जो नंबर्स है उसके अकॉर्डिंग आपको ग्राफ दिखाया गया होगा कि देखिए फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, तो वो ऐसे स्टार्ट करता होगा, ऐसे तो स्टार्ट करता होगा और एक बैग ऐसे ऊपर ले जाता होगा, देख रहे हैं। तो सोचिए इतना हाइट लेने के लिए इसको कितना टाइम लगा, और यहाँ से डायरेक्ट इस पीक पर जाने के लिए देखिए कितने कम टाइम में ये कहाँ चला गया ये। तो इस तरीके का अगर किसी चीज का इंक्रीमेंट होता है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं कि एक्सपोनेंशियल इंक्रीमेंट है, या एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। तो अभी जो इसका केसेस है यही चीज है। तो अक्सर बच्चे जो हैं वो कभी कभी मीम्स बना के या फेसबुक पे या कभी कभी एज अ जोक्स पूछते हैं वो कि सर ये सब तो आप लोग पढ़ा देते हैं, इसका डेली लाइफ में यूज कहाँ है। एक्चुअली में हम लोग क्या काम करते हैं, पढ़ तो लेते हैं लेकिन उसको रिलेट करने का कोशिश नहीं करते हैं, ठीक। या होता है कि बहुत कुछ पढ़ के और उसको डेली लाइफ से रिलेट नहीं करते, नहीं तो ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है क्लास 12th के साइंस में, स्पेशली 11th-12th में जो पढ़ाया जाता है आपको साइंस, तो उसका अगर आप यूज़ देखेंगे प्रैक्टिकल लाइफ में तो वो नहीं हो। हाँ, ये अलग बात है कि उसको समझने या नहीं समझने से या पढ़ के भूल जाने के बाद उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये जब आप देखिएगा इस तरीके के इंक्रीमेंट को तो आपको एकदम पता चलेगा कि जो भी चीज़ आपको पढ़ाया जाता है उसका प्रॉपरली यूज है, ऐसा नहीं कि बस फालतू में पढ़ा दिया जाता है, ठीक है। तो हम लोग अब बात कर रहे थे एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। तो y इक्वल्स टू कितना, e टू द पावर x। तो ये जो x है, ठीक, यहाँ पर इस वाले टर्म का ये तो कांस्टेंट है, 2.314 के अप्रॉक्स इसका वैल्यू होता है, ठीक। ये जो x है ये कैसा होता है, एकदम डायमेंशनलेस होता है। जैसे वहां पे थीटा था ना, ये कंप्लीट, तो e के पावर में जो भी चीज लिखा हुआ होगा, e के पावर में जो भी चीज लिखा हुआ होगा वो सारे के डायमेंशन को कितने के बराबर करना है, 1 के बराबर कर देना है। मतलब यहां से अगर हम लोग लिखें तो लिख सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ x इज इक्वल्स टू कितना, 1, इज इक्वल्स टू कितना लिखना होगा, 1। डायमेंशन ऑफ x कितना लिख देना होगा हम लोगों को, 1 लिखना होगा। जैसे साइन थीटा के केस में हम लोग लिख रहे हैं तो क्या चीज कि डायमेंशन ऑफ थीटा किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। उसी तरीके से y इक्वल्स टू e टू द पावर x में डायमेंशन ऑफ ये कितना होगा, 1 के बराबर होगा। इस पर भी हम लोग अभी क्वेश्चन देखेंगे, फिर हम लोग को पता चल जाए कि एक्चुअली में क्या किया गया होगा। आप ही के
जो आपका असाइनमेंट है, जो लास्ट सेकंड असाइनमेंट है जिसमें टोटल 35 क्वेश्चन है, उसी का एक क्वेश्चन हम लोग पिक करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग जो है हम लोग सॉल्व भी करेंगे उसको कि हाँ किस तरीके से वो काम कर रहा है। क्वेश्चन क्या है, P इक्वल्स टू अल्फा अपॉन बीटा। ठीक, अगर आपके पास असाइनमेंट है तो क्वेश्चन नंबर 26 जो है आप वहाँ से लिख लेंगे कि क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, हम आपको क्वेश्चन भी बता रहे हैं। ओके, तो क्वेश्चन हमारे पास y इक्वल्स टू, देखिए क्या है, सॉरी P इक्वल्स टू है अल्फा अपॉन बीटा। ध्यान से देखते जाइएगा, अल्फा अपॉन बीटा। ठीक, देखिएगा इसमें ज़्यादा थोड़ा सा भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत बड़ा बड़ा टर्म लिख दिया जाता है और मीनिंग कुछ नहीं होता है। माइनस, ठीक, यहाँ से क्या आपके पास अल्फा जेड अपॉन के और थीटा, अल्फा जेड अपॉन के थीटा। ठीक है, अल्फा जेड अपॉन के थीटा। पहले तो हम आपको मीनिंग समझा देते हैं, फिर हम लोग इस पे लौट के आते हैं। यार रहने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना आप लोग समझ सकते हैं। अल्फा जेड अपॉन के थीटा, देखिए ध्यान से, इस दोनों को बोला गया कि P क्या है, प्रेशर है। P क्या है, प्रेशर है। अल्फा और बीटा वो क्वांटिटी है जिसका आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। जिसका आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है, तो डायमेंशन। E एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और इसके पावर में, ठीक, ये पूरा एक टर्म लिख दिया गया इतना बड़ा, माइनस ऑफ अल्फा जेड अपॉन के थीटा, माइनस ऑफ अल्फा जेड अपॉन के थीटा। अब देखिए कि इसमें क्या क्या है, तो अल्फा का तो कैलकुलेट ही करना है। जेड के बारे में बोला गया कि लेंथ है। जेड के बारे में क्या बोला गया आपको, कि लेंथ है। ओके, जेड के बारे में क्या बोला गया आपको, लेंथ है। के जो आपके पास एक टर्म है, ठीक, के, उस के के बारे में बोला गया बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। के क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक, उसके बाद क्या आता है आपके पास, थीटा। थीटा क्या है, टेम्परेचर है। क्या है, थीटा क्या है, टेम्परेचर। तो पूछा जा रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से, कि फाइंड द वैल्यू ऑफ क्या चीज, अल्फा अपॉन बीटा। अल्फा अपॉन बीटा का क्या चाहिए आपको, डायमेंशन कितना है। तो अगर आप बहुत ध्यान से देखिएगा, सॉरी अल्फा अपॉन बीटा नहीं, डायमेंशन ऑफ अल्फा एंड बीटा। ठीक, अगर अल्फा अपॉन बीटा का डायमेंशन पूछता, ठीक, तो सपोज करिए ये भाई साहब तो पूरा डायमेंशन ले सकते, इसको हम लोग डायरेक्ट गायब करते हैं और अल्फा अपॉन बीटा किसके बराबर हो जाता है, प्रेशर के इक्विवेलेंट हो जाता है। तो डायमेंशन ऑफ हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ प्रेशर इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ अल्फा अपॉन बीटा, लेकिन नहीं, यहाँ पर स्पेशली अल्फा और बीटा का डायमेंशन जो है बोला आपको कैलकुलेट करने के लिए। तो देखिए ध्यान से, इस पूरे टेम्परेचर का, सॉरी इस पूरे जो रेड बाउंड्री में जो भी है, इसका पूरा का डायमेंशन कितना होने वाला है, 1 होने वाला है। ठीक, इस हमको क्या करना है, अल्फा का लिखना है। तो हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से, अल्फा जेड अपॉन के थीटा, इस सब का जो डायमेंशन एक्चुअली हम लोग लिखेंगे, ये किसके बराबर होने वाला है, 1 के बराबर होगा। अब ध्यान से देखिए, ये तो है थीटा, दैट इज टेम्परेचर, तो इसका डायमेंशन हम लोग लिख लेंगे के। जेड क्या है, लेंथ है। देखिएगा आपका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26, उसमें आपको ये चीज़ एकदम क्लियरली लिखा गया होगा कि ये लेंथ है, तो इसका भी डायमेंशन हम लोग लिख लेंगे, इसका टेम्परेचर लिख लेंगे। ठीक, के का डायमेंशन, ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, एनर्जी अपॉन टेम्परेचर। आपको जो सीट दिया गया होगा वहाँ से नहीं, तो अभी हम बता रहे हैं वहाँ से लिख लेगा। ठीक, तो अल्फा से निकालना है, तो हम लोग सबसे पहले डायमेंशन लिख लेते हैं किस चीज़ का, डायमेंशन ऑफ के। तो ये होता है एनर्जी अपॉन टेम्परेचर, तो ml² T-2 अपॉन टेम्परेचर, तो अपॉन के, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से, ml2 T-2 K-1। ठीक, ध्यान से देखिएगा, के का डायमेंशन को लिख दिया गया। अब हमको क्या चाहिए, अल्फा, तो अल्फा इक्वल्स टू हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ से, देखिए ध्यान से, के थीटा अपॉन जेड। के का डायमेंशन देखिए कितना हमारे पास, और के का डायमेंशन हमारे पास ml² T-2 K-1। ठीक है, थीटा ये भी टेम्परेचर ही, तो लिख दीजिए यहाँ से क्या चाहिए, K-1 अपॉन जेड, तो इसके जगह पर लिख सकते हैं L। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, देखिए ध्यान से, L से एक L कैंसिल हो जाएगा, तो डायमेंशन कितना हो जाएगा हमारे पास, m L1 T-2 और K-2, ये डायमेंशन आ गया, ml T-2 और K-2। यहाँ से L क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो ml T-2 K-2, सेम बेस पावर एड हो जाएगा। ये डायमेंशन किस चीज़ का आ गया, अल्फा का आ गया, किस चीज़ का, अल्फा। अब हम लोग इसका यूज कर लेंगे। हम लोगों ने क्या किया, ध्यान से देखिए, ई के पावर में जितना था, ठीक, वो सब के डायमेंशन को किसके बराबर कर दिया, 1 के बराबर कर दिया, और यहाँ से ये चीज़ पूरा आ गया हमारे पास, टर्म ये वाला कंप्लीट। अब हमसे पूछा गया कि बीटा का डायमेंशन बताइए, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से, ठीक, कि डायमेंशन ऑफ पी इज इक्वल्स टू कंप्लीट डायमेंशन ऑफ क्या चाहिए, अल्फा अपन बीटा। क्लियर है, और यहाँ से लिखा जा सकता है कि डायमेंशन ऑफ बीटा, ठीक, इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ अल्फा अपॉन डायमेंशन ऑफ, ऐसा
प्रेशर, जो डायमेंशन ऑफ अल्फा है वो कितना है हमारे पास, ml1 t-2 k-2 अपॉन प्रेशर, प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, पता है ना। देखिए ध्यान से, फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स का लिखते हैं ml t-2, ठीक, और एरिया के लिए लिखते हैं तो क्या हो जाएगा आपके पास ml-1 t-2, तो इसको हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे, कितना हो जाएगा ml-1 t-2, ठीक। इसको सॉल्व कर लेंगे, जो डायमेंशन है वो किसका डायमेंशन निकल जाएगा, बीटा का निकल जाएगा, किस चीज का, बीटा का। अब अगर आपसे वो पूछ दे, सिर्फ यही पूछे, देखिए इसमें जितना पॉसिबिलिटीज है क्वेश्चन का हम सब बताते थे। जैसे आपसे पूछ दे कि अल्फा अपॉन बीटा का डायमेंशन, आपको अल्फा पता है, बीटा पता है, दोनों को डिवाइड कर दे, जो आ जाएगा वो हो जाएगा डायमेंशन। और हम तो डायरेक्ट बोल रहे हैं कि ये डायमेंशन किसके इक्विवेलेंट होगा, प्रेशर के डायमेंशन के इक्विवेलेंट होगा। कभी कभी हो सकता है पॉसिबिलिटी आपको डायरेक्ट ऐसे ही दे दिया जाए, ठीक, या सम कांस्टेंट यहाँ पर एक के जेड लगा दीजिए कुछ भी, ठीक, और डायरेक्ट पूछे यहाँ से इसके पावर में, क्लियर है, पावर में पूछ दे कि यहाँ पर अल्फा का वैल्यू कितना होगा, क्लियर है। जब हम लोग इस चीज़ को लिखेंगे तो हमारे पास ये डेटा होना चाहिए पता कि जो एक्सपोनेंट होता है, एक्सपोनेंशियल पावर, और उसके पावर में जो भी क्वांटिटीज है उस सब का डायमेंशन अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास कितना आने वाला है, ये टर्म आने वाला है, ठीक है। तो अल्फा अपॉन जो बीटा होगा उसका डायमेंशन किसके बराबर हो जाएगा, प्रेशर का। अब सोचिए ध्यान से, कोई बच्चा सोच रहा होगा कि सर इतना बनाने का जरूरत ही क्या है, हम क्यों बनाएंगे। इसमें हम 2-3 चीज़ आपको बताएं। सबसे पहले तो इसको ट्रीट कैसे करना है, ठीक। लेकिन इस क्वेश्चन को जब आप पहले से ये चीज़ जानते होते तब अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन हो तो इसको सॉल्व करने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पहले से ही पता है ये पूरे क्वांटिटीज़ का कोई डायमेंशन होगा ही नहीं। इट मीन्स दैट डायमेंशन ऑफ प्रेशर इज इक्वल्स टू अल्फा अपॉन बीटा। तो अल्फा अपॉन बीटा का वही डायमेंशन होगा जो किसका होगा, प्रेशर का होगा, क्लियर है, ठीक है। अब हम लोग आएंगे और इस पे, ठीक, और एक क्वेश्चन और देख ही लेते हैं। एक क्वेश्चन आपके पास है, क्या चीज़, एक इक्वेशन है आपके पास y इज इक्वल्स टू ओमेगा टी माइनस के एक्स। देखिए ध्यान से, y इज इक्वल्स टू देखिए ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, y इज इक्वल्स टू, ठीक है, a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास रेशियो क्या पूछा गया आपसे कि फाइंड द रेशियो ऑफ ओमेगा एंड के। रेशियो जो है ओमेगा का, ठीक, और के, ये दोनों बताइए कि कितना होने वाला है, डायमेंशन का रेशियो, ठीक। यहाँ जो ओमेगा और ये के है, ठीक, ओमेगा या अभी आप ओमेगा OMEGA, ठीक है, यहाँ से पढ़ सकते हैं इस चीज़ को। तो ये बताया गया। ए है एम्पलीट्यूड, आपने क्लास 9th में साउंड पढ़ा होगा, साउंड में एम्पलीट्यूड टर्म आता है, वहाँ से ये चीज़ आ गया, ये डिस्टेंस है, मतलब इसका डायमेंशन y का लेंथ होगा। इस टर्म में से हमको पूछा गया ओमेगा और k का। देखिए यहाँ पर किस तरीके से दो कंसेप्ट को अच्छे से रिलेट कर दिया। आपसे अगर हम ये पूछते हैं कि ये क्या एम्पलीट्यूड, मतलब इसका जो डायमेंशन होगा वो किसके बराबर है, L1, क्लियर है। और हम तब पूछते हैं, आपको ये नहीं बताते कि y का डायमेंशन नहीं पता है, अभी तो हम बोल चुके हैं एक्चुअली में किसका जो होगा वो लेंथ के बराबर होगा। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाता है कि सिर्फ ये एम्पलीट्यूड है, मतलब लेंथ है, इसका बताइए कितना होगा, तो आप सिंपली सोच सकते थे कि सर ने ऐसा बताया है कि जो साइन का कोई भी फंक्शन होगा वो कंप्लीट क्या होगा, डायमेंशन लेस। तो इसका तो कोई डायमेंशन है नहीं, इसका मतलब डायमेंशन ऑफ ये और y और a दोनों क्या होगा, सेम होगा। तो इसका भी डायमेंशन क्या होने वाला है, यही चीज़ होने वाला है, ठीक। लेकिन इसमें भी अगर आप देखिएगा तो ओमेगा टी माइनस के एक्स क्या है, ओमेगा टी माइनस के एक्स, इसका कोई डायमेंशन नहीं है, कंप्लीट ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो देखिए यहाँ पर होमोजेनिटी ऑफ सॉल्यूशन और जो साइन का फंक्शन दोनों को रिलेट किया गया कितना अच्छे से, ठीक। हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि ओमेगा टी माइनस के एक्स इस पूरे कंप्लीट का डायमेंशन कितना के बराबर होगा, 1। और आपको मैंने पहले ही पढ़ा है कि अगर कहीं पर भी लिखा गया a प्लस बी, ठीक, और ये सही भी है, ऐसा नहीं कि मैंने अपने मन से कुछ लिख दिया। आप SHM वेव ऑप्टिक्स मैं बता देता हूँ पहले से, क्लास 11th में टॉपिक्स हैं, जिसमें से एक आता है सिंपल हार्मोनिक मोशन SHM, ठीक, फिर आता है वेव, फिर आता है साउंड वेव, ठीक, और उसके बाद आता है वेव ऑप्टिक्स जो पढ़ना है क्लास 12th में, वेव ऑप्टिक्स क्लास 12th में पढ़ना है। तो ये जो 4 टॉपिक है SHM, आप अच्छे से अगर पढ़ लेते हैं, उसमें एक टॉपिक है कंपोजिशन ऑफ SHM या 2SHM, उसको अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो वेव आपको पढ़ने में बहुत आसानी होगा। वेव पढ़ लीजिएगा तो साउंड वेव पढ़ने में बहुत आसानी होगा। साउंड वेव अगर ये सब पूरा पढ़ लीजिएगा तो वेव ऑप्टिक्स जो बोर्ड, तो इस तरीके से टॉपिक जो होता है वो इंटर रिलेटेड होता है एक दूसरे से, और तब जाके जो क्वेश्चंस बनते हैं या जो अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं वही 2-3 टॉपिक को रिलेट करके। डायरेक्ट फॉरवर्ड क्वेश्चन भी अच्छे होते हैं, ऐसा नहीं है।
तो a प्लस बी अगर होगा तो यहाँ से क्या बोला जा सकता है कि डायमेंशन ऑफ a और b दोनों क्या होगा, सेम होगा। इसका मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये जो ओमेगा t है और ये जो kx है, तो ये तो कंप्लीट एंगल है एक, ठीक, साइन ये वाला एक कंप्लीट एंगल होगा, क्लियर है। यहां से भी ये चीज एंगल ही होगा, तो एंगल को एंगल से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एंगल आने वाला है कंप्लीट। मतलब हम लोग यहां से क्या लिख सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ kx इज इक्वल्स टू कितना 1 और डायमेंशन ऑफ k 1/x। देखिए ध्यान से, डायमेंशन ऑफ k इज इक्वल्स टू आ जाएगा क्या चीज 1/x, या इसको हम लोग लिख सकते हैं l-1 k का डायमेंशन। ओमेगा t का बात जब हम लोग करेंगे ठीक, तो डायमेंशन ऑफ ओमेगा t इक्वल्स टू भी क्या होगा 1, तो t इक्वल्स टू अगर हम लोग लिखे सॉरी ओमेगा इक्वल्स टू इसका डायमेंशन, तो ये क्या आएगा t-1। डायमेंशन ऑफ ओमेगा क्या आ जाएगा, ओमेगा t इक्वल्स टू 1 तो ओमेगा इक्वल्स टू, ठीक। अब आपसे क्या पूछा गया है कि रेशियो ऑफ, हम लोग दोनों कैलकुलेट करते हैं, ओमेगा अपॉन टी सॉरी k है ना आपके पास, ओमेगा अपॉन k और k अपॉन ओमेगा। तो ओमेगा अपॉन k कितना है, तो ओमेगा हमारे पास कितना है t-1 और ये कितना है l-1, तो यहाँ लिख दीजिए t-1 और l-1, तो l-1 तो l तो ऊपर चला जाएगा, तो ये कितना हो गया lt-1। अब सोच के देखिए lt-1 किसका डायमेंशन आया होगा, lt-1, l लेंथ अपॉन टाइम दैट इज वेलोसिटी स्पीड, ये चीज आपको बताया जाएगा वहां से, ये एक्चुअली में वेलोसिटी होता है v इक्वल्स टू ओमेगा अपॉन k, क्लियर है, v इक्वल्स टू ओमेगा अपॉन k। यहाँ से अगर आप इस चीज को अगर कैलकुलेट करते हैं k अपॉन ओमेगा को, तो k का देख लीजिए वैल्यू कितना है l-1, ठीक, और यहाँ आ जाएगा t, ये किसी चीज़ के डायमेंशन के इक्विवेलेंट नहीं है, कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है जिसका ये डायमेंशन होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि ये वेलोसिटी को डिफाइन करता है। आप जब एसएचएम पढ़िएगा तो इसको रखिएगा दिमाग में, ठीक, मतलब आपको पता चलेगा जब आप वहाँ पे जाके पढ़िएगा, ठीक है, तो आपको ये चीज़ पता चलने वाला। तो किस तरीके से हम लोग यहाँ से इसके में से भी जो टर्म है उससे भी रिलेट करके और अलग अलग टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, क्लियर है, ओके। इसको हम लोग अब रब करते हैं, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या। अब एक और है मैथमेटिक्स के रिलेटेड से, ठीक, जब आपको डिफाइन किया गया उस चीज़ को कि वो भी कैसा है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। क्या चीज़ है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। हम लोगों ने क्या पढ़ा, अलजेब्रिक फंक्शन, ठीक, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, अब एक और फंक्शन जिसको हम लोग बोलेंगे जो भी अब शायद 4th नंबर होगा, और उसको बोला जाता है लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉग, ठीक, और डिफाइन किया जाता है y इक्वल्स टू log। एक लॉग मतलब वो भी होता है जो गट्ठर होता है ना, जो लकड़ी का सॉरी जो टुकड़ा होता है सर्कुलर सिलेंडर के फॉर्म, उसको हम लोग लॉग बोलते हैं, ठीक है, log x, ठीक है, log x लिखा जाता है, y इक्वल्स टू log x। इसका भी ये मतलब नहीं होता है कि log x इज इक्वल्स टू logi इंटू x, नहीं होता, जैसे साइन थीटा इज नॉट इक्वल्स टू sin इंटू थीटा, ये भी एक टर्म है, ये भी किसी खास वेरिएशन को बताता है। जैसे किसी रैपिड चेंज को हम बता रहे थे कि अगर किसी चीज़ का ग्रोथ शुरू में कम हो फिर एक बैक बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, तब जाके e⁻x को डिफाइन करते हैं। तो यहाँ से ये वाला भी टर्म जो है क्या चाहिए, log x, और यहाँ से भी अगर हम लोग लिखे तो डायमेंशन ऑफ x जो होगा, ठीक है, वो किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा, ठीक। तो इस पर भी हम लोग जो अगर क्वेश्चन आपके पास आए तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो टोटल हमारे पास क्या क्या हो गया, एक बार हम रिकॉल कर देते हैं। जो मैथमेटिक्स के रिलेशन से प्लेन एंगल है, ठीक है, एक और होता है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल के बारे में तो जब पढ़ेंगे स्पेशली अच्छे से पढ़ेंगे उसके बारे में, तो ठीक, यहाँ पे बहुत शॉर्ट फॉर्म में आपको बताया कि ये भी एक सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज है। तो हम काउंट कर लेते हैं, हमारे पास क्या क्या है, प्लेन एंगल है, फिर उससे बनने वाला टी रेशियो है जितना सब e⁻x log x, ये जितना भी फंक्शन है वो सब कैसा है, डायमेंशन लेस क्वांटिटीज है, कैसा है, डायमेंशन लेस क्वांटिटीज। अब उसी में से, ठीक, इन सबसे रिलेटेड जो आपका जो सेकंड असाइनमेंट था उसमें से कुछ क्वेश्चन बच गया था, ठीक है ना, उसको हम लोग क्या करेंगे, अभी सॉल्व करेंगे, जो इसी से रिलेटेड है, क्लियर है, ओके। तो हमारे पास एक क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है, अच्छा इससे रिलेटेड एक और बात है उसको पहले बता देते हैं। एक और टर्म आता है जो डायमेंशन है, जैसे सपोज करिए, ठीक, कि लिखा गया कहीं पे ये एफ फोर्स है, अभी कौन सा फोर्स है ये आपको नहीं देखना है, या एक जनरल हम आपको फॉर्मेट बता रहे हैं, ठीक है, कि किस तरीके से पहचानेंगे कि कोई भी चीज़ जो वो डायमेंशन लेस है या नहीं है। तो सपोज करिए कोई चीज़ इस तरीके से रिलेटेड है कि a इक्वल्स टू है सम कांस्टेंट k इंटू एक्स, या a इक्वल सम k इंटू बी, और यहाँ से लिख दिया जाए कि इफ
डायमेंशन ऑफ ए इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ बी, इसका मतलब कि जो के होगा ये कैसा होगा, डायमेंशन लेस क्वांटिटी होगा। क्या होगा, डायमेंशन लेस क्वांटिटी होगा। क्लियर है, ये क्या हो जाएगा आपके पास, डायमेंशन लेस क्वांटिटी हो जाएगा। ठीक, ए इज इक्वल्स टू के बी है और इस तरीके से दिया गया कहीं पे, या इस तरीके का टर्म है कि डायमेंशन ऑफ ए और डायमेंशन ऑफ बी क्या है, सेम है। ए और बी दोनों का डायमेंशन क्या हो गया, सेम हो गया। तब जाके ये जो टर्म आएगा आपके पास के, ठीक है ना, इस के का जो डायमेंशन होगा क्या होगा, वो कुछ डायमेंशन नहीं होगा, 1 होगा। क्यों, क्योंकि जब आप के इज इक्वल्स टू लिखिएगा तो क्या लिखिएगा, ए अपॉन बी, और दोनों का डायमेंशन सेम है, मतलब यूनिट सेम, मतलब कैंसिल कर देंगे तो कितना आने वाला है, 1 आने वाला है। ठीक है, ये है आपके पास एक छोटा सा कंसेप्ट, इसको आप कहीं भी जनरलाइज फॉर्म में यूज किया जा सकता है। ठीक है, ओके। ओके, अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, अब आपके असाइनमेंट में जो क्वेश्चन बचा हुआ था हम लोग उसको स्टार्टिंग से देखते हैं। स्टार्टिंग से क्वेश्चन बचा हुआ था एक हमारा पास क्वेश्चन नंबर 13, क्या था, 13 नंबर क्वेश्चन। देखिए उसका क्यों उसको बोला गया था कि उसको हम बताएंगे कुछ पढ़ाने के बाद। जैसे टर्म दिया गया वहाँ पर कि फिजिकल क्वांटिटी x डिपेंड्स अपॉन क्वांटिटीज y एंड z, एक कोई फिजिकल क्वांटिटी जो y और z पे डिपेंड करता है, इस तरीके से कि x इज इक्वल्स टू क्या, ए वाई प्लस बी जेड, ए वाई प्लस बी जेड नहीं है सॉरी, बी tan सी जेड, जहाँ पर a b और c क्या है, कांस्टेंट है। देखिए ये तीनों भाई साहब, ये तीनों क्या है, कांस्टेंट है। तो ऑप्शन दिया गया आपके पास 4, और ऑप्शन देके ये पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट हैव द सेम डायमेंशंस। 4 ऑप्शन है आपको दिया हुआ, क्या क्या है, ठीक, x एंड b है, ठीक है, c एंड z टू द पावर -1 है, ठीक, y एंड b बाई a है, और x एंड a। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, और ये आपको एक्सप्रेशन यहां से दिया गया है। तो पूछा गया कि जो दो का पेयर दिया गया आपको से, कौन ऐसा पेयर है जिसमें से दोनों का डिफरेंट डायमेंशन है। लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट हैव द सेम डायमेंशन, डू नॉट हैव द सेम डायमेंशन, मतलब दोनों में से किसका डायमेंशन सेम नहीं है, मतलब कि दोनों का डायमेंशन क्या होगा, डिफरेंट होगा। हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन हमारे पास क्या चीज, पहले तो आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पर होमोजेनिटी का कंसेप्ट कैसे लगाना है। तो x इज इक्वल्स टू, अगर ये इक्वेशन हमारे पास सही है, जो कि है, तो डायमेंशन ऑफ a इज इक्वल x इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ a y इज इक्वल्स टू क्या है, डायमेंशन ऑफ कंप्लीट। ठीक, अब सोच के देखिए tan cz का कोई डायमेंशन होगा क्या, इस पूरे टर्म का tan cz, ये तो डायमेंशन लेस है। इसका मतलब कि इस टर्म को अगर हम लिखें तो इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, a इज इक्वल्स टू ए वाई प्लस बी, और tan सी जेड की जगह पे क्या लिखा जा सकता है, कोई नंबर होगा 4 5 6 सम कांस्टेंट के, उसको हम लोग छोड़ देते हैं। तो तब पर भी ये सही है इक्वेशन, मतलब डायमेंशन ऑफ x और डायमेंशन ऑफ b क्या होगा, बराबर। तो x और b का क्या होगा, डायमेंशन सेम होगा। तो ये तो ऑप्शन होने से रहा, देखिए ध्यान से, ठीक, डायमेंशन ऑफ x और ये वाला b, क्लियर है, x और b, इसका डायमेंशन क्या होगा, हो गया कैंसिल। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं यहाँ एक टर्म है क्या, ए वाई, और a के बारे में क्या बोला गया, a के बारे में क्या बोला गया आपको, ठीक, कि डायमेंशन क्या है इसका, ये a क्या है, कांस्टेंट है, क्या है ये, कांस्टेंट है। तो सोच के देखिए, अगर हम लोग यहाँ से लिखे ये चीज कि डायमेंशन ऑफ x इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ क्या, ए वाई, ठीक, और a है कांस्टेंट, क्या है ये, कांस्टेंट। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ x अपॉन डायमेंशन ऑफ y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ a। देखिए ध्यान से, ठीक, तो ये तो यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट की तरह बिहेव कर रहा है, किसी तरीके से कांस्टेंट की तरह से बिहेव कर रहा है। तो कांस्टेंट का तो कोई डायमेंशन होगा नहीं, कांस्टेंट मतलब यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक, वो जो फिजिक्स में आप g k ये सब पढ़ते हैं, वो कांस्टेंट नंबर टाइप का डायमेंशन है। ठीक है, किस चीज का डायमेंशन है, उस टाइप का डायमेंशन है। तो सॉरी कांस्टेंट है, वो नंबर है। तो अगर ये एकदम प्योर नंबर होगा तो x और y दोनों का डायमेंशन क्या होगा, लेकिन हम यहाँ पे कोई रिलेशन ऐसा दिया ही नहीं गया है। ठीक है, फिर यहाँ से क्या दिया गया, y एंड बी ए, ठीक है, y एंड बी ए। देखिए ध्यान से, तो हम लोग अब देखते हैं यहाँ से ये भी लिखा जा सकता है, ये हो गया सेकेंड एनालिसिस। नेक्स्ट देखिए, ये दोनों भी तो सम ही है ना, तो क्या लिखा जा सकता है, डायमेंशन ऑफ ए वाई इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ बी। तो हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल्स टू, मतलब डायमेंशन ऑफ y इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ क्या, b अपॉन
ए। देखिए ध्यान से, डायमेंशन ऑफ वाई और डायमेंशन ऑफ बी अपॉन ए क्या है, सेम है, तो ये भी ऑप्शन होने से रहा। ठीक है, पिछले क्लास में हम लोग खूब खुश हो रहे थे, पहला ही अटेम्प्ट उठा रहे थे, ठीक, और आपको मिल जा रहा था यहाँ से कि फर्स्ट ऑप्शन उठाया उसको सॉल्व कर लेते। यही चीज़ होता है, वो लक पे आपको सॉल्व करना ही पड़ता है, वो डिपेंड करता है कभी कभी कोइंसिडेंस ऐसा। ठीक, तो यहाँ से तो ये पता चल गया कि x का डायमेंशन b के बराबर होगा, तो ये कैंसिल हो गया। इस वाले टर्म से हमको क्या पता चला कि x अपन y इक्वल्स टू डायमेंशन a है, तो यहाँ पे दोनों पॉसिबिलिटी है। अगर दोनों का डायमेंशन सेम हुआ तब तो ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी हो जाएगा, अगर नहीं भी हुआ, क्वेश्चन में ऐसा कंफर्म भी नहीं किया गया, तो इसलिए इसके रिलेटेड कोई रिलेवेंट इसमें ऑप्शन दिया नहीं गया है। फिर यहाँ से डायमेंशन ऑफ इसका और इसका क्या होगा, सेम होगा, तो यहाँ से डायमेंशन y इक्वल्स टू b बाय अपन लिख देंगे, तो इसका एक ऑप्शन दिया गया। अब क्या बचता है, एक टर्म देखिए यहाँ से cz। cz किसके बराबर होगा, तो cz तो होगा एंगल के बराबर, किसके बराबर, एंगल के बराबर। मतलब हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ cz इज इक्वल्स टू कितना, 1। मतलब लिखा जा सकता है कि डायमेंशन ऑफ c जो होगा, ठीक है, वो क्या होगा, 1/z। देखिए ध्यान से, अब मैं आपको इसको समझाने के लिए, चूंकि यही आंसर है तो इसको समझाने के लिए, ठीक है ना, आपको मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग आप समझिए। जैसे सपोज करिए कि किसी भी दो टर्म है ऐसा, इंटू टी इज इक्वल्स टू 1, और ये है क्या जी, फ्रीक्वेंसी अपॉन टाइम। सोचिए इस तरीके से रिलेट करके देखिए, ये तो है टाइम पीरियड, इसका अपना कुछ ना कुछ डायमेंशन है, या यूनिट अगर लिख दीजिएगा तो क्या है, सेकेंड, और इसका जो डायमेंशन है वो क्या है, पर सेकेंड, सेकेंड टू द पावर -1 या 1/सेकेंड। क्या दोनों का डायमेंशन सेम है क्या, नहीं, एक दूसरे का रिवर्स है। तो यहाँ पर भी ये तो cz, ये कंप्लीट एक एंगल होगा, तो 1 के बराबर कर दिया, तो यहाँ से देखेंगे c इक्वल्स टू 1/z, मतलब डायमेंशन ऑफ c इज नॉट इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ z। देखिए इस दोनों में रिलेशन ही है एक दूसरे के रिवर्स का, ठीक है, मतलब इसका डायमेंशन जो होगा c का, वो z के डायमेंशन का उल्टा होगा। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, टाइम का डायमेंशन क्या है, टाइम का डायमेंशन है t, या यूनिट अगर आप देख लीजिए तो क्या है, सेकंड, लेकिन इसका क्या हो जाएगा, पर सेकंड। तो ये दोनों तो अपोजिट है एक दूसरे का, क्लियर है। तो यहाँ से हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ c इज नॉट इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ z, क्लियर है। तो आपके पास ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये, ठीक, कि c, तो ये 1/z है, तो इसको लिखा ही जा सकता है ना, z टू द पावर -1, ठीक, इस चीज को, मतलब इस दोनों का डायमेंशन क्या होगा, सेम नहीं होगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपके पास, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। क्लियरली इसको नोट करेंगे। तो देखिए ये एक टर्म में कम से कम 2-3 कंसेप्ट को, होमोजेनिटी ऑफ सॉल्यूशन एंड सबको रिलेट कर दिया गया। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है, उस क्वेश्चन को हम देख लेते। हमारे पास हो गया था 15 सभी ये सब हो गया था, 17 वगैरह सब हो गया था, ठीक, इम्पल्स भी हो गया था। हाँ, एक तो है क्वेश्चन नंबर 29, सॉरी क्वेश्चन नंबर 23, हाउ मेनी वेवलेंथ्स ऑफ क्रिप्टन 86 आर देयर इन 1 मीटर, ठीक है ना। देखिए आज भी मेरे पास एक क्वेरी आया था, ठीक है ना, कि ये जो यूनिट वगैरह है, ठीक, ये यूनिट वगैरह सब कौन डिसाइड करता होगा, है ना। ऐसा नहीं है कि कोई भी आदमी सो के उठा और आज जो है वो डिफाइन कर दिया कि आज से जो है हम इस मार्कर के इक्विवेलेंट जो भी लेंथ मेरे पास आएगा उसको हम बोलेंगे कि 1 किलोमीटर है, और फिर इसके अकॉर्डिंग हम अपने रूम को मेजर करेंगे और बोलेंगे कि मेरा जो रूम है 50 किलोमीटर में, मतलब इतना बड़ा रूम है मेरा, ठीक। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक। जितने भी यूनिट्स है या जितना भी यूनिट है 1 kg, क्यों, वो जो 1 kg का मास होता है उसी के इक्विवेलेंट को हम लोग बोलते हैं कि 1 kg है। क्यों, जब घड़ी का जो नीडल होता है वो एक खास टाइम इंटरवल पे घूमता है तो उतने ही देर को क्यों 1 सेकंड बोला जाता है। क्यों, जो स्केल होता है उसको 15 सेंटीमीटर का होता है या 20 सेंटीमीटर को हम लोग बोलते हैं, या 1 किलोमीटर का जो लेंथ है उतना ही डिस्टेंस को क्यों 1 किलोमीटर बोला जाता है। जितना भी फंडामेंटल क्वांटिटीज को बनाया गया वो सब के लिए एक इंस्टीट्यूशन होता है, ठीक है, क्या होता है, इंस्टीट्यूशन। और वो इंस्टीट्यूशन ही ये डिसाइड करता है, ठीक, कि क्यों इसके इक्विवेलेंट है डिस्टेंस, या क्यों टाइम है, या जो भी जितना भी एम्पियर है, करंट है, या मोल्स हैं, ठीक, जितना भी फिजिकल क्वांटिटीज है उसको हम लोग क्या करते हैं, उसी से रिलेटेड डिफाइन करते हैं। उसी तरीके से, ठीक, ये जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 23 है कि हाउ मेनी वेवलेंथ्स ऑफ क्रिप्टन 86, वो उसका एटॉमिक नंबर लिखा हुआ, आर देयर इन 1 मीटर, मतलब जो क्रिप्टन एलिमेंट है उसका कितना जो वो जो वेव नेचर होगा, उससे जो रेडिएशंस निकलते हैं उसका जो वेवलेंथ होगा, ठीक, वो 1 मीटर में कितना आएगा। देखिए ये डेफिनेशन है,
जब मीटर को डिफाइन किया गया होगा उस समय आप कभी इस क्वेश्चन को डायरेक्ट गूगल पे कभी सर्च करके देखिएगा, आपको पूरा स्टोरी बता, विकीपीडिया पे आपको पूरा इसके बारे में एक्सप्लेन किया गया। हालांकि स्पेक्ट्रम वगैरह वो डील कर दिया है वहाँ पे, तो आपको पता नहीं चलेगा, समझ में नहीं पाएगा आप, लेकिन वहाँ पे इस चीज़ को डिफाइन किया गया है। ठीक, ये डेफिनेशन है किस चीज़ का? ऑप्शन नंबर जो आपका बी है इसमें, ठीक, 1650 करके जो दिया गया है ऑप्शन, हाँ ठीक है, 1650763.73, ठीक है ना, ये एग्जैक्ट मीनिंग है एक्चुअली में। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे सपोज करिए कि ये 1 मीटर है, क्या है ये 1 मीटर, सपोज डैट, ठीक, और ये कोई एक दूसरा चीज़ था, सपोज करिए कि ये 1 मीटर है और ये इसको बोला गया कि 10 सेंटीमीटर, तो हम क्या बोल सकते हैं कि इस कैप के 10 गुना लेंथ को हम डिफाइन कर रहे हैं 1 मीटर। ठीक है, हम क्या बोल रहे हैं, सपोज करिए कि ये जो है पूरा 1 मीटर है, क्लियर है, ये 1 मीटर है पूरा एक सेक्शन, और हम बोल रहे हैं कि ये जो रेड कैप है ऐसा ऐसा 10 बार अगर हम लोग मैच कर दें, 1 फिर 2 फिर 3 4 5 6 7 8 9 10, पूरा ऐसा 10, तब जाके क्या बनता है 1। उसी तरीके से क्रिप्टन का जो जिसका एटॉमिक नंबर कितना आपके पास 86 है, उसका कितना ऑप्शन आपके पास 1650763.73 वेवलेंथ को जब हम मैच करेंगे तब जाके हम लोग किस चीज़ को डिफाइन करते हैं, 1 मीटर को डिफाइन करते हैं। एक क्लास जो आपके इन सिलेबस से अलग, जिसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि जितना फिजिकल क्वांटिटीज है सातों, उसका जो रियल डेफिनेशन है, ठीक, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, एकदम गारंटी है इस चीज़ को, ठीक है ना, उसमें हम लोग उस चीज़ को अच्छे से डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली में क्या हो रहा है उसमें। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पे स्किप करते हैं, आप जितना भी समझे सही है, ठीक है ना, इसको हम लोग फिर नेक्स्ट देखेंगे। आपके पास क्वेश्चन नंबर 26 छूट गया था, तो देख लीजिए यहाँ से, और 26 का जो क्वेश्चन है वो हो गया, P = α/β e⁻⁻z/d हो गया। ठीक है, यहाँ से सब कुछ हो गया। क्वेश्चन नंबर 28 है एक, द फेमस स्टीफेंस कांस्टेंट लॉ ऑफ रेडिएशंस स्टेट दैट, ठीक, यहाँ से आपको एक टर्म दिया गया Q = सिग्मा AT⁴। ठीक है, देखिए ध्यान से, आपको क्या बोला गया है ना, कि ये जो भाई साहब सिग्मा है, क्वेश्चन पढ़ लीजिए, द फेमस स्टीफेंस लॉ ऑफ रेडिएशन स्टेट दैट द रेट ऑफ इमिशन ऑफ थर्मल रेडिएशन पर यूनिट, ठीक, बाय ए ब्लैक बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू, आप इस चीज़ को पढ़िएगा अभी और समझने का कोशिश करेगा, तब आपको पता ही नहीं चलेगा सर क्या ब्लैक बॉडी या 4th पावर एंड सो ऑन। 4th पावर मतलब कि टेम्परेचर के पावर में 4th वेरिएशन है, ठीक, तो आपको पता ही नहीं चलेगा। अभी आप बस इतना समझिए कि एक टर्म दिया गया आपको Q = सिग्मा AT⁴, फॉर्मूला सही है, ठीक, Q = सिग्मा AT⁴ कितना है, T⁴, हाँ सही है, ठीक। तो यहाँ से आपको डिफाइन किया है, आपको क्या करना है कि क्या बोला है कि ये जो सिग्मा है ना, सिग्मा, ठीक, इस सिग्मा के डायमेंशन को पहले तो लिख लीजिए कितने के बराबर है, Q/8T⁴। इस सिग्मा के डायमेंशन को किसके किसके टर्म में, एनर्जी, लेंथ, टेम्परेचर एंड कांस्टेंट, इस चारों के टर्म में आपको लिखना है। तो सोचिए ध्यान से, ये किस लेंथ है, तो ये तो एरिया है, ये टेम्परेचर, और ये क्या है, पावर। ये क्या चाहिए आपके पास, पावर। तो हम लोग जानते हैं कि पावर इक्वल्स टू हम लोग जो लिखते हैं वर्क अपॉन टाइम, और वर्क ही वो भी एनर्जी ही है। आप पढ़े होंगे W = ΔK, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी = द वर्क डन, तो वर्क अपॉन T। तो अगर हमको पावर लिखना हो तो पावर को हम लोग लिख सकते हैं एनर्जी अपॉन टाइम, तो इसको अगर एनर्जी E लिख दिया, नीचे वाले को T, तो इसका डायमेंशन हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं E1 और T-1। तो इसके जगह पर हम लोग डायमेंशन क्या लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से, E1 और T-1, ठीक है, डिवाइडेड बाई ये क्या आपके पास देख लीजिए एरिया, तो एरिया के बदले में क्या लिख सकते हैं, L² और T लिख सकते हैं यहाँ से 4, तो क्या हो जाएगा E1 T-1 L-2 और T-4। देखिए ध्यान से, ठीक है, ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, E1 T-1 L-2 और T-4, ऑप्शन डी कुछ नहीं था। फिर से हम एक बार रिकॉल कर देते हैं, आपको एक फॉर्मूला दिया गया जहाँ पर ये डिफाइन किया गया है कि Q जो है पावर है, ठीक, और ऐसा भी सोच सकते हैं कुछ स्टूडेंट कि सर इसमें क्लियर ही नहीं हो रहा है Q पावर है, सो आप धीरे धीरे समझिएगा चीज़ों को, ठीक है ना, ये जब एक्सप्रेस किया जाएगा, क्योंकि वहाँ पर लिखा गया है कि रेडिएशन स्टेट दैट द रेट ऑफ इमिशन, रेट ही है इमिशन का, एनर्जी के इमिशन का, मतलब एनर्जी अपॉन टाइम। हम लोग समझेंगे इस चीज़ को, इससे घबराना नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये चीज़ यहीं पे आया और इसके बाद तो यूनिट एंड डायमेंशन पूरे 2 साल में कभी नहीं आने पर, हर एक चैप्टर हीट जब आप पढ़िएगा वहाँ पे आपको ये चीज़ आएगा और अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा वहाँ पे, फिर आपको इसका मीनिंग समझ में आएगा, ठीक। तो इसको हम लोग जो है स्टीफेंस कांस्टेंट लॉ भी बोलते हैं, ये पूरा लॉ को, और ये जो है स्टीफेंस कांस्टेंट है, सिग्मा बोलते हैं इसको।
ठीक है। तो बोला गया कि सिग्मा को जो है वो एनर्जी, टाइम, लेंथ और टेम्परेचर के टर्म में आप लिख सकते हैं। यहाँ से देख लीजिए, यहाँ पे दोनों में जो है वो अंतर है। ये T जो है, ये टेम्परेचर, इसको K से लिख दिया गया है और सही भी किया गया है। ठीक, हम ही मिस्टेक कर गए यहाँ से। एनर्जी अपॉन टाइम L² T के पावर 4 है, तो इसको आप K कर दीजिए, क्योंकि टेम्परेचर को K से लिख रहे हैं, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, ऐसा करके क्लियर है। तो ये टर्म आ गया आपके पास, तो इसको इस टर्म के लिए लिखा गया। ठीक, नेक्स्ट जो आपके पास क्वेश्चन था 30, 31 हो गया, 32, 33, ठीक, 34 देख लीजिए। 34 नंबर में क्वेश्चन है एक, क्लियर है। 34 नंबर क्वेश्चन क्या है, I इक्वल्स टू AT² e टू द पावर माइनस B अपॉन KT। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। द डायमेंशन फार्मूला ऑफ AB² इज सेम एज दैट ऑफ द बोल रहा है कि AB², इसका जो डायमेंशन है वो किसके बराबर होगा। सोच के देखिए, आप मेरे को बताइए सबसे पहले। और इसमें बाद बाकी और कुछ भी नहीं लिखा गया है। ठीक है, बाद बाकी जो इसमें और किसी भी चीज़ के बारे में डिस्कशन नहीं किया गया। ध्यान से देखिएगा, आपको बोले कि इसका डायमेंशन क्या है, कुछ नहीं पता। नहीं क्या पता, एक्सपोनेंशियल है तो अभी पढ़ाया गया आपको, है ही नहीं इसका कोई डायमेंशन। डायमेंशन से इसको हम लोग छोड़ते हैं कंप्लीट। ठीक है, यहाँ I AT², ए का डायमेंशन अगर हम बोले आपको कि डायमेंशन ऑफ A इक्वल्स टू I अपॉन T², I अपॉन T², ठीक, या I1 T-2 ऐसा। तो एक इक्वेशन तो हम यहाँ से लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ क्लियर ही नहीं किया कि A क्या है, B क्या है, K क्या है, T क्या है। हो सकता है टेम्परेचर हो, टाइम भी हो सकता है मे बी। तो A तो हमको यहाँ से मिलेगा। अब हमको क्या चाहिए, B²। देखिए ध्यान से, तो B² के लिए हम कहाँ जाएंगे, तो B² तो है भाई साहब यहाँ पे, तो इसका भी डायमेंशन क्या होगा, 1 के बराबर। मतलब हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से, ठीक, कि B अपॉन KT इक्वल्स टू कितना 1, और B इक्वल्स टू क्या आ जाएगा KT। तो B² अगर हम लोग यहाँ से लिखे तो क्या हो जाएगा, K² T²। अब ये हो जाएगा हमारे पास क्या चाहिए, इक्वेशन सेकंड। इस दोनों को रिलेट कर लीजिए तो हमको ये मिल जाएगा। तो A के प्लेस पर हम लोग कितना पुट कर दें, IT-2 इंटू B² के जगह पर क्या पुट कर दें, K² और T के पावर कितना हो जाएगा 2। तो देखिए ध्यान से, T-2 और T+2 ये दोनों तो हो गया कैंसिल, तो क्या बचेगा सिर्फ आपके पास IK²। ऑप्शन देख लीजिए, IK², ऑप्शन नंबर C। जो ऑप्शन C है वो क्या हो गया आपका, कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब जो है यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि द यूनिट ऑफ फोर्स, एनर्जी एंड वेलोसिटी आर 10 न्यूटन, 100 जूल एंड 5 मीटर पर सेकेंड। द यूनिट ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम विल बी। ठीक, ये एकदम एग्जैक्ट ये क्वेश्चन है, एक लास्ट क्वेश्चन 35 में से एक क्वेश्चन जो आपके लिए हम छोड़ते हैं। ठीक है, कि इसको आप जो है खुद से ट्राई करेंगे और इसको कोशिश करेंगे बनाने का। क्वेश्चन हम समझा भी देते हैं आपको कि अगर फोर्स, एनर्जी और वेलोसिटी को जो दिया गया है, फोर्स का यूनिट हम 10 न्यूटन मान ले, न्यूटन नहीं 10 न्यूटन, ठीक, और जो एनर्जी है उसको 100 जूल मान ले, या जो वेलोसिटी है उसको क्या मान ले, 5 मीटर पर सेकेंड। तो पूछा जा रहा है कि द डायमेंशन ऑफ लेंथ का क्या होगा, मास का क्या होगा और टाइम का क्या होगा। इस क्वेश्चन को इस तरीके से सोचिएगा कि इफ फोर्स, एनर्जी एंड वेलोसिटी आर टेकन एज फंडामेंटल यूनिट्स, फोर्स, ठीक, फोर्स और क्या है, एनर्जी है, एनर्जी और वेलोसिटी, ठीक है, इसको अगर क्या मान लिया जाए फंडामेंटल, तब बताइए कि लेंथ का डायमेंशन क्या होगा। तो आप लिखते होंगे लेंथ इज इक्वल्स टू फोर्स टू द पावर समथिंग, e टू द पावर समथिंग एंड v टू द पावर समथिंग, पावर इक्वेट करके आपको ऐसा क्वेश्चन बताया गया है। तो अभी भी ऐसे ही लिखना है, लेकिन अभी फोर्स की जगह पर कितना पुट कर देना है, 10, यहाँ पे लिखा है कि 10 न्यूटन है तो 10 न्यूटन और फिर डायमेंशन पुट करना। आप इसको ट्राई करिएगा, ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन आपसे नहीं बनने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में जो अगर प्रॉब्लम होगा या क्वेरीज आपका आता है, आप कंसल्ट करेंगे स्कूल से। ठीक है, एक चीज़ और हम आपको बताना चाहेंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके पास जो असाइनमेंट गया होगा फर्स्ट, जिसमें वेक्टर्स वगैरह होगा, उसमें भी बहुत सारा क्वेश्चन होगा, उसको आप सॉल्व करिएगा। ठीक, ये जो असाइनमेंट था 35 क्वेश्चन का, और इससे पहले जो असाइनमेंट था टोटल, उस टोटल के सॉल्यूशन को आप रखिएगा कॉपी में। ठीक, 1 से 2 दिन के अंदर में आपके पास कॉल जाएगा। ठीक, और आपको क्या काम करना है कि आपको
पर्टिकुलर नंबर दिया जाएगा और उस नंबर व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको उस पूरे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को जो आप वर्क कर रहे हैं घर पे, ठीक है ना, उसको क्या किया जाएगा, आपको बोला जाएगा कि आप फोटो खींच के और उसको क्या करना है उस व्हाट्सएप पे, ठीक, अच्छे से कंपाइल्ड करके और अपने नाम के साथ क्या करना है वहाँ पे भेजना है, ठीक है, ताकि मुझे पता चलते रहे कि मैं सिर्फ यहाँ पे बोर्ड पे बना रहा हूँ या आप डिस्कस कर रहा हूँ, आप समझ पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं, या आप घर पे काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग में, ठीक है। और उसके बेसिस पे हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि हमारा जो न्यू टॉपिक होगा उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।